गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास हिंदी मीडियम के लिए आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स। जैसे कि अपन ने फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ी थी, मैकेनिक्स में 1D 2D, ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये सब जो पढ़े थे उसी तरीके से अपन की फ्लूइड मैकेनिक्स भी होती है। ठीक है, जिस तरीके से अपन के मैकेनिक्स में रूल्स होते थे, इसी तरीके से कुछ रूल्स किसमें होंगे अपन के फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो बच्चों, सबसे पहले तो अपन को ये पता होना चाहिए स्टूडेंट कि फ्लूइड का मतलब क्या होता है। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं तरल यांत्रिकी। क्या बोलते हैं इसको अपन? तरल यांत्रिकी। तो सबसे पहले तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि हिंदी में तरल यांत्रिकी का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे तरल के बारे में पता होना चाहिए कि फ्लूइड क्या क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, जो फ्लूइड जो होते हैं वो अपन के दो तरीके के होते हैं। ठीक है, अपन अपन के काम की चीज पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में फालतू की बातों को नहीं पढ़ेंगे। तो देखो, फ्लूइड जो होते हैं अपन के दो तरीके के होते हैं। एक तो फ्लूइड होता है अपन का कौन सा होता है? लिक्विड। और एक फ्लूइड जो होता है वो होती है अपन की कौन? गैस। मतलब लिक्विड और गैस दोनों के लिए जो अपन के रूल्स फॉलो होंगे वो कैसे रूल्स फॉलो होंगे? सेम। तो दो तरीके के अपन में क्या है? फ्लूइड है। एक तो लिक्विड होता है और एक कौन होता है? गैस। अच्छा, लिक्विड कौन होते हैं? जैसे कि वाटर हुआ, ठीक है, मिल्क हुआ, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या अपन के? लिक्विड। गैस का मतलब O2, N2, CO2, H2, ये सारी क्या अपन की? गैस। ठीक है, तो ये तो अपन ने क्या? फ्लूइड। तरल। तरल कौन कौन से होते हैं? ये। अच्छा, लिक्विड का मतलब क्या होगा? द्रव्य। और ये क्या हो जाएगा अपन का? गैस। अब स्टूडेंट, सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स में अपन कौन कौन सी चीज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, ये जो अपन के तरल, ये क्या बोलते हैं, लिक्विड और गैस या फिर द्रव्य गैस जो होते हैं अपन के दो कंडीशन हो सकते हैं। एक तो अपन का लिक्विड या गैस, मतलब इन दोनों को मिला के अपन क्या बोल रहे हैं? फ्लूइड। तो फ्लूइड एक तो अपन का हो सकता है किसमें? रेस्ट में, स्टेबल कंडीशन में। और दूसरा अपन का फ्लूइड किसमें हो सकता है स्टूडेंट? मोशन में, गतिशील कंडीशन में। तो जब अपन का फ्लूइड स्थिर अवस्था में है और जब अपन का फ्लूइड गतिशील अवस्था में है, तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरीके से चेंज होंगी, वो मुझे इसमें पढ़ना है। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में फाइनली मैं क्या पढ़ने वाला हूँ कि फ्लूइड अपन का जब रेस्ट में होता है या फिर किस में होता है? गतिशील अवस्था में होता है, तो उसके बिहेवियर में कैसे चेंज होता है वो सब किस में पढ़ने वाले हैं अपन? फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो आप ये वाली लाइन लिख लें कि फ्लूइड मैकेनिक्स में, तरल यांत्रिकी में, हम लिक्विड या गैस के, लिक्विड या गैस के स्थिर एवं गतिशील अवस्था में व्यवहार को पढ़ने वाले हैं, व्यवहार को पढ़ने वाले हैं। तो ये अपन को बेसिक सी बातें पता लगेंगे। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड का मतलब लिक्विड या गैस। मतलब मैं जब आपसे फ्लूइड बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि सर किस किस के बारे में बोल रहे हैं। या तो लिक्विड की बात कर रहे हैं या फिर किसकी बात कर रहे हैं? गैस की। अच्छा, मैं अकेला लिक्विड बात कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? केवल लिक्विड की, वाटर, डीजल, पेट्रोल, ऐसी चीजों की। ठीक है, और अकेली गैस की बात कर रहा हूँ तो किसकी बात कर रहा हूँ? N2, O2, H2, ऐसी चीजों की। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक डालिए, फ्लूइड की प्रॉपर्टी। अब देखो, फ्लूइड की प्रॉपर्टी के बारे में यदि बात करूं तो सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे कि अपन ने वाटर ले लिया, ठीक है, वाटर को मैंने एक बार किस में डाल के रखा है? गिलास में। ठीक है, अब उसी वाटर को मैंने किस में डाल दिया है? कटोरी में, मना की। तो देखो, जब मैंने वाटर को गिलास में लिया तो वाटर ने किसकी शेप ले ली? गिलास की शेप। और जब मैंने कटोरी में डाल दिया तो वाटर ने किसकी शेप ले ली? कटोरी की। तो यहाँ से मुझे एक बात पता लग रही है कि जो फ्लूइड होता है उसकी शेप कोई फिक्स होती है क्या? नहीं होती। मतलब फ्लूइड की खुद की कोई शेप एंड साइज नहीं होती है। तो पहला पॉइंट देख लो, फ्लूइड की या द्रव की कोई शेप एंड साइज नहीं होती है। द्रव की कोई शेप एंड साइज नहीं होती है।
दूसरी बात, अब इसकी खुद की कोई शेप एंड साइज नहीं होती है, तो इसकी शेप कैसी होती है? तो इसकी शेप कैसी होती है? फ्लूइड को अपन जैसे कंटेनर में डाल के रख रहे हैं, जैसे कंटेनर में अपन भर के रख रहे हैं, तो फ्लूइड उसी कंटेनर का क्या ले लेता है? आकार ले लेता है। तो दूसरा पॉइंट लिख लो, फ्लूइड हमेशा उस कंटेनर का आकार ले लेता है, फ्लूइड हमेशा उस कंटेनर का आकार ले लेता है जिस कंटेनर में उसे भरकर रखा जाता है, जिस कंटेनर में उसे भरकर रखा जाता है। तीसरी बात, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि माना कि आपने पानी को इस वाले सरफेस पर, ये जो अपन का सरफेस है जमीन का, इस पर के आपने डाल दिया, तो देखो आप लोग देखते हैं कि जैसे मैं पानी को सरफेस पर डालूंगा तो पानी क्या करता है? इधर उधर चलना शुरू कर देता है। तो ये जो पानी है ये चलना क्यों शुरू कर रहा है? इसका कारण क्या है? तो ये जो पानी अपन का इधर उधर बह रहा है, इसका बहने का कारण क्या होता है? ये पानी खुद के वेट के कारण बहता है। किसके कारण? वेट के कारण। तो अगला पॉइंट लिख लो कि फ्लूइड गतिमान स्वयं के वेट के कारण होता है। फ्लूइड गतिमान स्वयं के वेट के कारण होता है। अब देखो कुछ मैं फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं जो आपने क्या है हीट में पढ़ी हुई है, मैंने आपको हीट में बताया हुआ है। तो बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो अगला टॉपिक डाल लो, स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। देखो सबसे पहले कोई भी अपन को फ्लूइड दे रखा है तो उस फ्लूइड का क्या होगा? अपन का मास होगा। तो पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि फ्लूइड के पास क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान। अच्छा, अब इसके बारे में आपको कितना से याद रखना है? द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है बताओ? केजी, या फिर किस में मेजर करते हैं अपन? ग्राम में। ठीक है, दूसरी चीज, कोई भी आपको फ्लूइड दे रखा है उसका क्या होगा? अपन का वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। आयतन को अपन किस में मेजर करते हैं? आयतन को अपन मेजर करते हैं किस में? लीटर में। यदि लिक्विड है तो उसको किस में मेजर कर रहे हैं? जनरली अपन लीटर में। या फिर किस में मेजर करेंगे? मीटर क्यूब में। या फिर किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। अच्छा, एक लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? मैंने आपको बता दिया, 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूं आप लोग उतना याद रखें। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी देखो, फ्लूइड के पास मास होगा, वॉल्यूम होगा। बताओ, मास और वॉल्यूम होंगे तो क्या होगी? डेंसिटी भी होगी फ्लूइड के पास। तो अगली चीज है, फ्लूइड के पास क्या होता है? उसका घनत्व, डेंसिटी। अच्छा, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जनरली अपन किससे बताते हैं? रो से। तो रो बराबर होता है अपन का मास अपॉन क्या? वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मास की यूनिट क्या होती है? केजी। और वॉल्यूम की यूनिट कितनी हो जाएगी? मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की जो यूनिट है वो कितनी हो जाएगी? केजी अपॉन मीटर क्यूब। अच्छा, सिंपल सी बात है, मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में जो वाटर है उस वाटर का अपन डेंसिटी आपको मैंने बताई है कितनी? 1000 केजी अपॉन मीटर क्यूब। पर इंपॉर्टेंट बात यह है स्टूडेंट कि वाटर की जो डेंसिटी होती है 1000 केजी अपॉन मीटर क्यूब, वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है? यहाँ मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पानी का घनत्व, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ये बात आपको याद रखनी है, काफी बार एग्जाम में पूछता है कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर होती है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। ठीक है, मतलब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर की डेंसिटी क्या होती है अपन की? इंक्रीज होती है। अच्छा, 4 से आगे यदि अपन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वापस से वाटर की डेंसिटी क्या करती है? डिक्रीज होती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी जो होती है कहां पर होती है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अच्छा, ये जो मैक्सिमम डेंसिटी है वाटर की एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड स्टूडेंट, ये होती है अपन की 1000 केजी अपॉन कितना? मीटर क्यूब। या फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 1 ग्राम अपॉन क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डाटा आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आप इनको लिख लें, हालांकि मैं इनको पहले भी आपको लिखा चुका हूं। अगला देखो,
अगली एक और प्रॉपर्टी अपन की रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन की सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व का होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन रिलेटिव डेंसिटी। आप लोग इंग्लिश में नाम जरूर याद रखें, ठीक है। और अपन इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। या फिर और क्या बोलते हैं इसको अपन, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, कम से कम इतना तो रखें, सापेक्ष घनत्व और रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्ष घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है अपन को किसी फ्लूइड की डेंसिटी किसी स्टैंडर्ड फ्लूइड के रेस्पेक्ट में निकालनी होती है। जैसे कि लिक्विड के केस में जो अपन स्टैंडर्ड फ्लूइड मान के चलते हैं वो कौन सा होता है अपन का, वाटर। और गैसों के केस में जो स्टैंडर्ड अपन फ्लूइड मान के चलते हैं वो कौन होती है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो जनरली जो अपन की रिलेटिव डेंसिटी होगी, सापेक्ष घनत्व होगा। सापेक्षिक जो घनत्व होगा अपन का वो होती है, जिस मीडियम की अपन डेंसिटी निकालना चाहते हैं वो मीडियम डिवाइडेड बाय क्या है, स्टैंडर्ड मीडियम। स्टैंडर्ड मीडियम लिक्विड के केस में क्या मानेंगे अपन, वाटर। और गैसों के केस में क्या मानेंगे अपन, हाइड्रोजन। तो जनरली अपन को यहाँ पे क्या पढ़नी है, लिक्विड के केस में पढ़ना है। तो लिक्विड के केस में यदि पढ़ना है तो क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ मीडियम या फिर माध्यम का घनत्व, माध्यम का घनत्व अपॉन पानी का घनत्व। ये फॉर्मूला काफी काम आएगा अपन के। तो माध्यम का जो घनत्व है उसको मैं कैसे बताता हूँ, रो एम से, और वाटर का घनत्व कितना है, रो डब्ल्यू से। तो ये जो है अपन की ये क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है ये। तो कोई इसकी इंपॉर्टेंट बात है, यदि अपन को किसी फ्लूइड की रिलेटिव डेंसिटी देके रखी है, माना कि आपको पेट्रोल की रिलेटिव डेंसिटी दे दी और आपसे पूछ लिया भैया बताओ पेट्रोल की डेंसिटी क्या होगी। तो देखो मीडियम कौन हो गया अपन का, पेट्रोल। मतलब मीडियम की डेंसिटी यदि मुझे निकालनी है तो रिलेटिव डेंसिटी इनटू क्या हो जाएगा अपन का, वाटर की डेंसिटी। तो देखो पेट्रोल की माना कि अपन को रिलेटिव डेंसिटी देके रखी है स्टूडेंट, ठीक है। और अपन से पेट्रोल की डेंसिटी पूछ ले, दोनों शब्दों में अंतर समझो। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है, वाटर के सापेक्ष आपको देके रखी है। और अकेला यदि आपसे पेट्रोल की डेंसिटी पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, वो जो सापेक्षिक घनत्व आपको देके रखा है उसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, वाटर की जो डेंसिटी है उससे मल्टीप्लाई करना है। और वाटर की डेंसिटी कितनी देके रखी है आपको, 1000। तो एक ये वाला फॉर्मूला अपन का इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगला डालो, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट या फिर उसको अपन और क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी। इसको जनरली अपन इस W से बताते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो वेट डेंसिटी है ये क्या होती है, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है आपका, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। वेट डेंसिटी होती है वेट ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड का वेट है डिवाइडेड बाय फ्लूइड का आयतन, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो फ्लूइड के वेट और उसके वॉल्यूम के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, अनुपात को क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी। जैसे कि देखो, अच्छा मुझे बताओ ये जो फ्लूइड का वेट होगा वो कितना होगा अपन का, mg। वॉल्यूम कितना, v। माना कि जो फ्लूइड अपन ले रहे हैं उसकी डेंसिटी आपको देके रखी है कितनी, रो। और उस फ्लूइड का आपको वॉल्यूम कितना देके रखा है, v। तो मुझे बताओ मास कितना हो जाएगा, m बराबर कितना, v इंटू रो। तो m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, v रो, और ये क्या आ जाएगा, g डिवाइडेड बाय क्या, v। v से v कैंसिल हो गया। तो देखो ये जो वेट डेंसिटी आ रही है अपन की, स्पेसिफिक वेट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है स्टूडेंट, रो इंटू जी।
तो ये आपको याद रखना है, ये भी अपन का काफी बार काम आएगा। तो वेट डेंसिटी क्या होगी अपन की, रो इंटू जी। ठीक है, आगे अपन इन पर एक क्वेश्चन करते हैं। देखो स्टूडेंट, चलो लिखिए क्वेश्चन आप लोग। देखो, 1 लीटर, 1 लीटर लिक्विड है, 1 लीटर द्रव है, जिसका वेट 7 न्यूटन है, कि सापेक्षिक घनत्व एवं वेट डेंसिटी ज्ञात कीजिए। तो देखिए अपन को क्या क्या चीज देके रखी है, एक बार खुद से ट्राई करें वीडियो पॉज करके आप लोग। ठीक है, नहीं आए तो आप लोग आगे वीडियो देखें। तो देखो आपको क्या देके रखा है, जो लिक्विड आपको देके रखा है स्टूडेंट, उसका वॉल्यूम कितना देके रखा है आपको, 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻³ मीटर क्यूब। और लिक्विड जो देके रखा है उसका वेट कितना दिया है आपको स्टूडेंट, 7 न्यूटन। पहली चीज आपसे पूछी है रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, ठीक है, सापेक्षिक घनत्व। और दूसरी चीज अपन से पूछी है वेट डेंसिटी। तो सबसे पहले तो मुझे सापेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला आना चाहिए, कितना होता है, रो मीडियम, ठीक है, डिवाइडेड बाई रो वाटर। यहाँ पे रो मीडियम कौन है, लिक्विड, जिसको अपन ने यूज किया है। और वाटर की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है, 1000। और देखो रिलेटिव डेंसिटी यदि अपन को निकालनी है स्टूडेंट, तो किसकी जरूरत पड़ेगी अपन को, लिक्विड की जो डेंसिटी है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसको मैंने यहाँ पर छोड़ दिया, क्योंकि पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, लिक्विड की डेंसिटी। दूसरा क्वेश्चन अपन से क्या पूछा है, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी का अपन फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। बताओ वेट ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है, 7 न्यूटन, और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है, 10⁻³ मीटर क्यूब। देखो मैंने इसको वॉल्यूम को किस में चेंज कर दिया, डायरेक्टली मीटर क्यूब में। तो फाइनली जो अपन को ये आई है, वेट डेंसिटी कितनी आ गई, 7000। और मुझे पता है वेट डेंसिटी कितनी होती है, रो इंटू जी। ठीक है, अच्छा ये रो मुझे किसका लेना है, ध्यान रखना, वेट डेंसिटी में जो रो लेना है वो उस लिक्विड का लेना है जिस लिक्विड की बात अपन से किस में कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है। ठीक है, तो ये जो रो होगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू कितनी है अपन की, ये अपन को निकालनी है। तो बताओ यहां से यदि मैं रो की वैल्यू निकालूं, रो लिक्विड की वैल्यू, तो रो लिक्विड की वैल्यू कितनी आ रही है, 7000 डिवाइडेड बाय क्या है, जी। मतलब रो लिक्विड की वैल्यू आ गई अपन के पास, कितनी आई है, 700। तो फाइनली देखो ये 700 वैल्यू मैं ले जाके यहाँ पे रख रहा हूँ। तो रिलेटिव डेंसिटी जो आएगी, सापेक्षिक घनत्व जो आ जाएगा अपन का, वो कितना आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा, लिक्विड की डेंसिटी जो भी कितनी दे रखी है 700, वाटर की डेंसिटी कितनी है 1000। ठीक है, फाइनली कितनी आ गई 0.7। तो रिलेटिव डेंसिटी की जो वैल्यू आई है, सापेक्षिक घनत्व की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है 0.7। अब देखो माना कि आपसे क्वेश्चन में ऐसे बोल देता कि भाई कोई लिक्विड है, उसका सापेक्षिक घनत्व कितना है ये, तो बताइए उस लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी। तो सिंपली आप लोग क्या करते हैं, ये सापेक्षिक घनत्व जो है इसको वाटर की डेंसिटी से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी आती है, बन गई 700। बताओ इसमें किसी को दिक्कत। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन की देखो, लिक्विड की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा काम आने वाली है, प्रेशर। प्रेशर के बारे में स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, प्रेशर के बारे में अपन यहाँ पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रेशर का, हीट में कितना आया था अपन का, F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, F परपेंडिकुलर क्यों लिया था, कैसे लिया था, ये सब मैं आपको हीट में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें अपन ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे।
तो देखो नेक्स्ट डाल लो आप लोग हेडिंग प्रेशर। ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में अपन जो मेनली कैलकुलेट करने वाले हैं लिक्विड के कारण किसी पॉइंट पर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, प्रेशर ही कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है अपन की वो कौन सी है, प्रेशर। देखो प्रेशर की डेफिनेशन आप लोग जानते ही हो कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, पर इंपॉर्टेंट बात है कि वो क्षेत्रफल का अपन को कौन सा घटक लेना है, बल का कौन सा घटक लेना है, क्योंकि क्षेत्रफल और बल दोनों कैसी राशि अपन की, सदिश राशि है। तो यहां से मैं प्रेशर का जो फॉर्मूला निकालता हूँ, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है अपन का, F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि F परपेंडिकुलर क्या है, तो F परपेंडिकुलर क्या है, जिस सरफेस का मैं एरिया ले रहा हूँ उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो क्या अपन का, F परपेंडिकुलर। माना कि अपन को परपेंडिकुलर फोर्स नहीं पता है तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अपन घटक कर लेंगे। ये बातें मैं जल्दी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही थर्मोडायनेमिक्स में क्या है बता चुका हूँ ये सब। तो आप लोग ध्यान रखना कि F परपेंडिकुलर क्या है, जो सरफेस का एरिया मैं ले रहा हूँ उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो अपन का फोर्स है, ठीक है, उसको मुझे क्या लेना है, F परपेंडिकुलर। और यदि अपन को परपेंडिकुलर फोर्स नहीं पता है तो क्या करना है, अपन को कंपोनेंट करके निकालना है। ठीक है ना, तो ये आप फॉर्मूला याद रखें। ठीक है, अब देखो ये तो अपन की फ्लूइड के बारे में जनरल प्रॉपर्टी हो गई, सारी प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ ली, बेसिक बेसिक सी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि फ्लूइड अपन का दो तरीके से हो सकता है, एक तो क्या रुका हुआ और एक क्या बहता हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये जो अपन का फ्लूइड होगा, ठीक है, ये कैसा हो सकता है अपन का, एक तो हो सकता है स्टैटिक कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, स्टैटिक कंडीशन में, और दूसरी कौन सी कंडीशन होगा, डायनामिक कंडीशन में। अच्छा, स्टैटिक का मतलब फ्लूइड किस में अपन का, रेस्ट में या फिर रुका हुआ। और डायनामिक का मतलब क्या होता है, गतिमान या फिर बहता हुआ फ्लूइड। अब इंपॉर्टेंट बात है कि रुका हुआ फ्लूइड का एग्जांपल क्या होंगे और बहते हुए फ्लूइड के एग्जांपल क्या होंगे। जैसे कि देखो एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी भरा है और बाल्टी क्या रखी है चुपचाप ऐसे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अपन फ्लूइड के पार्टिकल को किस में बोलेंगे, रेस्ट में, या फिर अपन क्या बोलेंगे कि फ्लूइड किस में अपन का, रेस्ट में। तो इधर एग्जांपल लिख लो आप लोग, बाल्टी में भरा हुआ पानी। अच्छा, बहता हुआ फ्लूइड क्या होगा, जैसे कि पाइप है, ठीक है। अब देखो घर में जो अपन के पाइप होता है ऊपर टंकी में पानी पहुंचाने का, उसमें क्या होता है कि नीचे से कुएं से या टैंक से पानी कहां पे जाता है अपन का, टंकी में। तो ऐसी कंडीशन में वाटर के जो पार्टिकल वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इस वाले फ्लूइड को अपन क्या बोलेंगे, बहता हुआ फ्लूइड। ठीक है, तो इसमें लिख लो एग्जांपल में, पाइप में दौड़ता हुआ फ्लूइड, पाइप में दौड़ता हुआ पानी। पाइप में दौड़ता हुआ पानी किसका उदाहरण है, बहते हुए फ्लूइड का। और बाल्टी में भरा हुआ पानी किसका उदाहरण है, रुके हुए फ्लूइड का। अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देखो माना कि मैंने बाल्टी ले रखी है और बाल्टी में मैंने क्या भर के रखा है, पानी। अब उस बाल्टी को मैं पकड़ के दौड़ रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बाल्टी है, बाल्टी में पानी रखा है, ठीक है। अब बाल्टी को मैंने उठाया और बाल्टी को पकड़ के मैं क्या दौड़ लिया, तो बताओ ये वाली जो कंडीशन है बहते हुए फ्लूइड की होगी या फिर रुके हुए फ्लूइड की। तो देखो मैं बाल्टी को पकड़ के दौड़ रहा हूं, तो देखो बाल्टी तो क्या है, मोशन कर रही है। पर मुझे एक बात बताओ कि बाल्टी के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसके पार्टिकल आपस में मोशन कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। फिर पार्टिकल तो रेस्ट में है, बाल्टी चल रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाला एग्जांपल भी किसका होगा, अपन का रुके हुए फ्लूइड का। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल और लिख लो इसमें, लिख लो बाल्टी में पानी भरकर दौड़ना, ये भी किसका एग्जांपल है, अपन का रुके हुए फ्लूइड का। तो अब इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं स्टैटिक कंडीशन और डायनामिक कंडीशन के बारे में। तो सबसे पहले जो अपन कंडीशन पढ़ने वाले हैं वो रुके हुए फ्लूइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन, फ्लूइड इन स्टैटिक कंडीशन। ठीक है, इसमें एक लाइन लिख लो, देखो इस स्थिति में
इस स्थिति में फ्लूइड के पार्टिकल इस स्थिति में फ्लूइड के पार्टिकल स्थिर अवस्था में होते हैं, चाहे कंटेनर गतिमान अवस्था में हो। कंटेनर गतिमान अवस्था में हो सकता है, पर फ्लूइड के पार्टिकल कैसे होंगे अपन के स्थिर अवस्था में। तो देखो ये जो स्टैटिक फ्लूइड है उसमें मुझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए, देखो प्रेशर वेरिएशन इन ए फ्लूइड एट रेस्ट, देख लो स्थिर फ्लूइड में दाब में परिवर्तन, स्थिर फ्लूइड में दाब में परिवर्तन। लिखो इसमें पॉइंट नंबर 1, देखो स्थिर फ्लूइड में दाब में परिवर्तन, स्थिर फ्लूइड में दाब में परिवर्तन हाइड्रोस्टैटिक लॉ से ज्ञात किया जाता है। अब ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। हाइड्रोस्टैटिक लॉ लिखो इसमें, लिखो स्थिर फ्लूइड में दाब में स्थिर फ्लूइड में दाब में फ्लूइड के फ्री सरफेस से फ्लूइड के फ्री सरफेस से ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ, इंपॉर्टेंट बात है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ दाब में होने वाली बढ़ोतरी दाब में होने वाली बढ़ोतरी किसी बिंदु पर बेड डेंसिटी के बराबर होती है। अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। बिल्कुल जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है उस पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको आपको समझना है कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या है, ठीक है। एक बात याद रखें कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो होता है उससे अपन क्या निकालते हैं, प्रेशर वेरिएशन निकालते हैं फ्लूइड के लिए, ठीक है। तो देखो जैसे कि अपन का ये कंटेनर है ये, और इस वाले कंटेनर में माना कि मैंने ये कोई फ्लूइड भर के रखा है, लिक्विड भर के रखा है, अपन लिक्विड की बात कर रहे हैं जनरली, ठीक है। और लिक्विड जो भर के रखा है उसकी डेंसिटी कितनी है अपन की, रो, और लिक्विड की जो हाइट है इस कंटेनर में कितनी दे रखी है, h, और ये जो सरफेस है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, AB, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो अपन को याद रखना चाहिए कि फ्री सरफेस किसको बोलेंगे। तो देखो इस लिक्विड की जो लेयर है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में, वातावरण के कांटेक्ट में, उस वाली लेयर को अपन क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस। आप लोग ध्यान रखना नोट्स बनाते समय जो बातों को मैं बोल रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट बात लगे आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें कॉपी में, ठीक है। सारी बातों को मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता। तो देखो फ्री सरफेस कौन सी होगी, जो लेयर वातावरण के कांटेक्ट में होगी उस लेयर को अपन क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस। तो ये वाली जो लेयर है इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री सरफेस, ठीक है। दूसरी बात,
अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो फ्री सरफेस है, इस फ्री सरफेस के ऊपर कौन अपन की एटमॉस्फेरिक एयर है, तो एटमॉस्फेरिक एयर है, तो बताओ ये एटमॉस्फेरिक एयर है, इस फ्री सरफेस पर क्या लगाएगी अपन की, दाब लगाएगी। वो दाब कौन सा है, ये एटमॉस्फेरिक दाब, उसको मैं किससे बता रहा हूँ, PATM से। अब देखो मुझे क्या करना है स्टूडेंट, कि ये वाली जो AB सरफेस है, इस वाली AB सरफेस पर लिक्विड के कारण जो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर मुझे क्या निकालना है। ठीक है, और आपको ये भी दे के रखा है कि ये वाली जो अपन की सरफेस है, इसका एरिया कितना, अपन का क्रॉस सेक्शन एरिया वो है आपका कितना, 1। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी सरफेस पर अपन यदि दाब निकालेंगे तो दाब कैसे निकालते हैं, F परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो देखो ये वाली सरफेस है, इस वाली सरफेस पर मुझे बताओ परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा लगेगा, ये वाला। इस फ्लूइड के वेट के कारण जो नॉर्मल फोर्स आ रहा होगा वो क्या होगा अपन का, परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स यदि मुझे निकालना है, ध्यान से सुनना स्टूडेंट इस वाली कैलकुलेशन को, कि मुझे AB सरफेस पर क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। निकालना क्या अपन को, मुझे AB सरफेस पर दाब निकालना है। ठीक है, तो दाब निकालूंगा यदि मैं AB सरफेस पर, तो क्या होगा, फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अच्छा, फोर्स परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा, अच्छा ये फोर्स किसके कारण लग रहा है AB सरफेस पर, अपन को फ्लूइड के कारण निकालना है, तो फ्लूइड का जो वेट होगा mg, mg के कारण क्या लग रहा है अपन का, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो देखो परपेंडिकुलर फोर्स को मुझे बताओ, मैं नॉर्मल फोर्स लिख सकता हूँ क्या, नॉर्मल फोर्स क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फ्लूइड का वेट क्या लगा रहा है, mg, तो ये सरफेस कौन सा फोर्स लगा रही होगी, नॉर्मल फोर्स। मतलब ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो किसके बराबर होगा अपन का, नॉर्मल फोर्स के बराबर। ये बात आपको क्लियर हुई है नहीं, नॉर्मल फोर्स में जिसको दिक्कत आ रही है वो उसकी जगह क्या ले सकता है, इस फ्लूइड का वेट भी लिख सकता है। ठीक है ना, तो देखो फाइनली यदि मैं इस प्रेशर को निकालूंगा तो स्टूडेंट प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है, देखो PAB इज इक्वल टू, बताओ नॉर्मल फोर्स किसके बराबर, एरिया क्या दे रखा आपको सरफेस का, A। अच्छा, ये mg किसका है, ये जो आपका फ्लूइड दे रखा है, लिक्विड आपको दे के रखा है इस कंटेनर में, इस लिक्विड का जो वेट है वो कितना अपन का, mg। m क्या है, ये पूरे लिक्विड का द्रव्यमान। बताओ लिक्विड का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, मुझे लिक्विड की किसके बारे में पता है, डेंसिटी के बारे में पता है। तो देखो द्रव्यमान कैसे निकालेंगे अपन, डेंसिटी इनटू क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं बताओ, इस वाले कंटेनर के लिए, कंटेनर कैसा, सिलेंड्रिकल, तो बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इनटू इस लिक्विड की हाइट। तो वॉल्यूम कितना हो गया, A इनटू कितना, H, और साथ में कितना अपन का, G डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया कितना, A, तो देखो A से अपन का कैंसिल। तो स्टूडेंट यहाँ से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलने वाला है, देखो कितना आ रहा है, PAB इज इक्वल टू कितना आ गया, रो GH। बताओ ये जो अपन का प्रेशर का फॉर्मूला आ रहा है, P बराबर रो GH। रो किसकी है, जिस लिक्विड के कारण मैंने क्या निकाला, प्रेशर निकाला है। ठीक है, उसकी मुझे क्या लेनी है, डेंसिटी। G क्या अपन का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हाँ, इंपॉर्टेंट बात है H। H, ये H क्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लो। तो देखो ये H क्या है, मैंने प्रेशर कहां पे निकाला है, इस वाली सरफेस पर। तो इस वाली सरफेस पर प्रेशर यदि मैं निकाल रहा हूं, तो देखो इस वाली सरफेस की, मतलब माना कि मैं इस वाली जगह प्रेशर निकाल रहा हूं, तो इस वाले पॉइंट की मैं इस वाटर के फ्री सरफेस से क्या ले रहा हूं, डेप्थ ले रहा हूं। इस वाले पॉइंट पर यदि मुझे प्रेशर निकालना है तो ये H क्या है, इस पॉइंट की, इस लिक्विड के या वाटर के फ्री सरफेस से क्या है, डेप्थ, गहराई। तो ध्यान रखना ये H क्या है, H अपन की क्या है, उस पॉइंट की या उस बिंदु की फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से गहराई है जहां हमें दाब निकालना है। तो ये आपको H याद रखना है। तो देखो ये किसके कारण अपन का दाब का फॉर्मूला आया है, ध्यान रखना कि लिक्विड के कारण है केवल। देखो इस वाली सरफेस AB पर जो मैंने दाब का फॉर्मूला निकाला रो GH किसके कारण है, लिक्विड के कारण है। मुझे बताओ इसमें मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट कंसीडर किया है क्या, नहीं किया।
मतलब इस सरफेस ए बी पर, ध्यान से सुनो इस वाली बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस ए बी पर जो अपन ने दाब निकाला है रो जी एच, वो रो जी एच केवल किसके कारण है? लिक्विड के कारण है। यदि अपन से टोटल दाब की बात पूछ ले तो टोटल दाब कैसे निकालेंगे? लिक्विड के कारण दाब प्लस ये जो एटमॉस्फेरिक एयर दाब लगा रही है वो वाला। मतलब यदि टोटल दाब निकालना है तो इस लिक्विड के कारण जो दाब लग रहा है उस दाब में मुझे इस पीएटीएम को भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई या नहीं आई? तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखें, ठीक है। अच्छा, तो लिक्विड के कारण आप लोग क्या निकालना सीख गए? दाब निकालना सीख गए। और कितना होता है? रो जी एच, ठीक है। एच क्या है? उस बिंदु की गहराई है फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से जहां पर मुझे क्या निकालना है? दाब निकालना है, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोस्टेटिक लॉ ने क्या बोला कि गहराई में जैसे जैसे जा रहे हैं तो दाब में जो बढ़ोतरी की रेट है, दाब में जो बढ़ोतरी की दर है वो किसके बराबर होती है? वेट डेंसिटी के बराबर। तो वो कैसे आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इधर देखो, इसको मैं हटा रहा हूं, लिख लो आप लोग, वीडियो पॉज करके लिख लो। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे बताते रहे कि वीडियो की क्लियरिटी कैसी आ रही है, आवाज कैसी आ रही है। और कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको सबको दे के रखा है 8949851871, ठीक है। आप इस पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं। अब देखिए, अब मैं हाइड्रोस्टेटिक लॉ को निकाल रहा हूं यहां से। तो हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या है? देखो, अपन को प्रेशर का फॉर्मूला तो पता लग गया, कितना है? रो जी एच। अब एक बात मुझे बताइए स्टूडेंट, माना कि इस वाली जगह पर मैंने प्रेशर निकाला तो कितना है? रो जी एच। बताओ, यहाँ पर यदि मैं प्रेशर निकालूंगा लिक्विड के कारण तो इस वाली जगह पर प्रेशर कौन लगा रहा होगा? इससे ऊपर वाला लिक्विड। तो देखो ये कितना होगा? रो जी एच। अब एच कौन सा लेना मुझे? ये वाली हाइट। मतलब प्रेशर अपन का यदि वेरी करेगा तो प्रेशर वेरी कब करेगा? जब ये जो अपन की एच है ये क्या है? वेरी करेगी तब। मुझे बताओ, रो और जी तो क्या है? कांस्टेंट। मतलब प्रेशर किसके साथ वेरी कर रहा है? एच के साथ। तो यही मैंने बताया था कि प्रेशर में जो बढ़ोतरी की दर है गहराई के साथ वो किसके बराबर होती है? बेड डेंसिटी के बराबर। तो देखो ये वाली जो अपन की इक्वेशन है इसमें ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन का दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन कर दो, अवकलन कर दो तो कितना आएगा? dp इज इक्वल टू रो जी इंटू कितना है? dh। देखो dp को मैं किसके नीचे लेके आ, सॉरी dh को dp के नीचे लेके आ रहा हूं तो dp अपॉन dh बराबर कितना आ जाएगा? रो जी। और ये जो इक्वेशन है ना, इसी इक्वेशन को अपन बोल रहे हैं क्या? हाइड्रोस्टैटिक लॉ। देखो प्रेशर में जो इंक्रीमेंट है विद रेस्पेक्ट टू डेप्थ वो किसके बराबर है? रोजी के बराबर। और रोजी को अपन क्या बोलते हैं? वेट डेंसिटी। थोड़ी देर पहले बताया मैंने। देखो dp अपॉन dh, जैसे कि अपन dv अपॉन dt को क्या बोलते थे? वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर। ऐसे ही ds अपॉन dt को क्या बोलते थे? विस्थापन में समय के साथ होने वाली परिवर्तन की दर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये क्या अपन की, ये है प्रेशर में हेड के साथ परिवर्तन की दर, वो किसके बराबर है? रोजी के बराबर। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात है, एक नोट डाल के लिखो आप लोग। देखो हाँ, साथ में मैंने हाइड्रोस्टेटिक लॉ में क्या होता है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो प्रेशर में बढ़ोतरी की डेप्थ के साथ दर है वो वेट डेंसिटी के बराबर है। कब? जब मैं कहां पे जा रहा हूं? उसे लिक्विड में कहां पे जा रहा हूं? नीचे की तरफ जा रहा हूं, मैं वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा हूं। ऊर्ध्वाधर किधर जा रहा हूं? मैं नीचे की तरफ। तो ध्यान रखना, प्रेशर में जो इंक्रीमेंट आएगा वो कब आएगा? जब अपन किधर जाएंगे? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यदि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हेड कैसे हो जाएगी अपन की? नेगेटिव, क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड वाली को कैसे ले रहे हैं अपन? पॉजिटिव। तभी क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। और वर्टिकली अपवर्ड वाली को क्या लेंगे अपन? नेगेटिव। तो क्या होगा? प्रेशर अपन का नेगेटिव आएगा। मतलब प्रेशर में क्या आएगी अपन की? कमी आएगी। देख लो भाई, जैसे जैसे मैं नीचे आऊंगा तो बताओ हाइट अपन की बढ़ती जा रही है, तो बताओ प्रेशर में इंक्रीमेंट अपन का बढ़ता जा रहा है नहीं बढ़ता जा रहा? बढ़ता जा रहा है। और यहाँ से यदि मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पर निकाला तो प्रेशर कितना था? रो जी एच। यहाँ पे निकालूंगा तो एच कम हो गया, तो क्या प्रेशर कम होगा या नहीं होगा? यहाँ पर निकालेंगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा, यहाँ पर निकालेंगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा। मतलब एच कैसा होता जा रहा है? घटता जा रहा है। घटने को अपन क्या बोल रहे हैं? नेगेटिव। तो एक नोट डाल के आप लोग लिख लो, लिखो।
P बराबर रो जी एच में H यदि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहे हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, तो H को हमेशा कैसा लेना है, पॉजिटिव। और यदि P बराबर रो जी एच में, नोट नंबर 2 डाल दो, और यदि P बराबर रो जी एच को, रो जी एच में H को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यदि ले रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यदि ले रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ यदि ले रहे हैं, तो H हमेशा नेगेटिव लेना है। ठीक है, इसके बाद इस पर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो लेक्चर नंबर 2 में होंगे। तो स्टूडेंट इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। ठीक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, थोड़ा नया टॉपिक है, धीरे धीरे समझें, वीडियो को पॉज कर लें जहां पर आपके समझ में नहीं आए। ठीक है, और थैंक यू।